हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं कनाडा वीज़ा के बारे में। तो इसमें आज मैं डिस्कस करूंगा कि आपने कनाडा में जॉब कैसे लेनी है। चाहे आपने कनाडा से बाहर जॉब के लिए अप्लाई करना है, चाहे आपने कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपने वहाँ पे जॉब कैसे लेनी है। ये जो भी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा ये दोनों केसेस में अप्लाई होंगी। चाहे आपने जॉब कनाडा से लेनी है, चाहे आपने जॉब कनाडा के बाहर से लेनी है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि आपने कनाडा में जॉब कैसे लेनी है। सबसे पहली बात है कि आपने कनाडा की जो जॉब मार्केट है उसको कैसे अप्रोच करना है, उसमें आपने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, और ये सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात है, और इसके ऊपर आपने वर्क करना है। तो आप जब भी कहीं पे भी जॉब लेते हैं तो आपको पता है कि जॉब सर्च करने के लिए या जॉब लेने के लिए आपको एक रेज्यूमे बनाना पड़ता है, या जिसको बायोडाटा भी कहते हैं इंडिया में, या करिकुलम विटे भी कहते हैं, या सीवी कहते हैं उसको। इस सबको मैं इस वीडियो में इसको रिज्यूम कहूँगा। रिज्यूमे जो भी आपने रिज्यूमे बनाना है सबसे पहले। तो रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इस चीज़ को आप नोट करिए प्लीज़। तो सबसे जो आपका रिज्यूमे बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपके अट्रैक्टिव इन द सेंस कि वो बहुत अच्छे से बनाया होना चाहिए, जिसमें आपकी सारी क्वालिफिकेशंस, आपका एक्सपीरियंस और आपकी जितनी भी क्वालिटीज़ है वो उसमें डिस्क्राइब की होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया में क्या होता है कि रिज्यूमे जो लोग हैं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो बहुत बड़ा रिज्यूमे बनाते हैं, जैसे 3 पेज 4 पेज, कईयों का 5-5 पेज का रिज्यूमे होता है। तो ये मतलब इंडिया में आदत है कि हमें शायद स्कूल या कॉलेज से ही आदत पड़ी होती है कि हमें ज़्यादा लिखना है, जैसे हम पेपर में भी ज़्यादा लिखते हैं, और हम इम्प्रेस करना चाहते हैं एम्प्लॉयर को कि मुझे बहुत लिखना आता है, इंग्लिश आती है मुझे, या मैं बड़े अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ। मगर यूएसए या कनाडा में, या जो मैं बात कर रहा हूँ ये यूएसए में भी अप्लाई होती है, कनाडा में भी अप्लाई होती है। तो कनाडा या यूएसए में ऐसा नहीं चलता। वहाँ पे आपका अगर रिज्यूमे जितना छोटा होगा, जितना टू दी पॉइंट होगा, उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और उसको ज़्यादा वेटेज दी जाती है। ना कि ज़्यादा लिखे हो, ज़्यादा वर्ड्स आपने लिखे हो या ज़्यादा पेजेस आपने लिखे हो, उसके उसको वो ज़्यादा वेटेज नहीं देते और उसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बल्कि अगर आपका रिज्यूमे 1 पेज का होगा तो आपका सबसे अच्छा है रिज्यूमे, मैक्सिमम 2 पेज। तो इसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका जो रिज्यूमे है। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, इस चीज़ के ऊपर आप इसको स्टिक करिए कि मैंने अपना रिज्यूमे 1 ही पेज का बनाना है। अगर वो 1 पेज पे नहीं आता तब आप दूसरा पेज लगाइए, अदरवाइज 1 ही पेज में आप अपना रिज्यूमे कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो उसके बाद एक और चीज़ है कि जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसमें जो वर्डिंग लिखनी है। जैसे हम यहाँ पे इंडिया में वर्डिंग हम कुछ भी लिख देते हैं, हम ये चीज़ नहीं ऑब्जर्व करते कि वो कंपनी वालों को कैसी वर्डिंग चाहिए, या यहाँ पे जो हायरिंग मैनेजर है उसको कैसी वर्डिंग पसंद है। तो हम उसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते, हम अपने हिसाब से रिज्यूमे बना देते हैं और हम सबमिट कर देते हैं कंपनी में या किसी भी जॉब साइट पे, या किसी भी जॉब पोर्टल में, या कहीं भी कंपनी में भेज देते हैं। तो बट यूएसए या कनाडा या और कंट्रीज में ऐसा नहीं चलता। आपको उनकी टर्मिनोलॉजी में अपना रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। उसको जैसी लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ होती है, जैसी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जैसे वर्ड्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, हमें उन्हीं वर्ड्स में अपना रिज्यूम फ्रेम करना पड़ेगा और उसी हिसाब से अपना रिज्यूमे दोबारा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा और दोबारा आपको बनाना पड़ेगा, ताकि वो उस जॉब मार्केट के लिए वैलिड हो और उस जॉब मार्केट में चलता हो, जो उस जॉब मार्केट में उनको समझ आ सके। तो और एक बड़ी बात जो है, जो वहाँ की जो लैंग्वेज है, वहाँ के जो वर्ड्स है वो आपको पता होना चाहिए। देर आर सम की वर्ड्स, और उनकी जो भाषा है उनकी, जैसे अमेरिकन इंग्लिश चलती है बाहर, तो आपको अमेरिकन इंग्लिश यूज़ करनी पड़ेगी उसमें, तभी आपका रिज्यूमे है जो वो कंसिडर करेंगे। एक्चुअली कुछ लोग कहेंगे जी वो क्यों नहीं कंसिडर करते, एक्चुअली उनकी कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि उनको वही भाषा अच्छी लगती है, उसी में ही वो उनको कंफर्टेबल है, तो उसी चीज़ को वो समझते हैं। तो हमारी भाषा उनको कई बार नहीं समझ आती, क्योंकि हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं, सेम काम के लिए हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उनको कई बार समझ नहीं आती। जो हम उनको बताना चाहते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन उनको देना चाहते हैं, वो हम उनको बता नहीं पाते। और इसके अलावा जो हमें उनके
उनके हिसाब से अपना रिज्यूमे है वो कहते हैं उसको टेलर मेकिंग, टेलर उनके हिसाब से टेलर करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो एक और बात है, जो भी हम रिज्यूम्स वहाँ पे भेजते हैं मोस्टली ईमेल के थ्रू भेजते हैं, या हम किसी वेबसाइट से भेजेंगे, या किसी ना किसी जॉब पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे वहाँ से भेजेंगे। तो ये सारा जो ऑनलाइन प्रोसेस है, 99% एप्लीकेशन वहाँ पे ऑनलाइन जाती हैं। बहुत कम एप्लीकेशन हैं जो जो रिज्यूम्स हैं जो आप वहाँ पे जाके पर्सनली वहाँ पे ऑफिस में सबमिट करेंगे। तो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन होने की वजह से उन्होंने वो अपना एक प्रोग्राम होता है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, उसको यूज़ करके आप वो रिज्यूम को फिल्टर करते हैं। तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में क्या होता है कि वो कीवर्ड्स उठाता है आपके रिज्यूम में, जिनकी टर्मिनोलॉजी उनके एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली होता है, वो वही रिज्यूम पिक करेगा और उसी को वो फॉरवर्ड करता है आगे एचआर मैनेजर को। तो अगर सपोज करो वहाँ पे 200 रिज्यूम आए हैं, तो वो एटीएस के थ्रू प्रोसेस होंगे। एटीएस मतलब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं उसको। उसके थ्रू जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी है उस हिसाब से वो रिज्यूम पिकअप करेगा, उसकी उसी के हिसाब से जो उसके पैरामीटर्स है उसी के बेस पे वो पिकअप करेगा। तो अगर आपके रिज्यूम में वो वाले पैरामीटर्स फुलफिल नहीं होते, वो वाले कीवर्ड्स नहीं है, तो आपका रिज्यूम कभी भी एचआर मैनेजर के टेबल पे नहीं पहुंचेगा। तो उसके कारण क्या है कि आप चाहे जितने मर्जी एक्सपीरियंस हो, आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा और आप वहां तक आपका रिज्यूमे एचआर मैनेजर के डेस्क तक पहुंच नहीं पाएगा और वो इसलिए आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो हायरिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स के थ्रू आपका रिज्यूमे जाता है। पहले तो आप उसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो एटीएस से स्कैन होता है। एटीएस है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो अपने पैरामीटर के हिसाब से आपका रिज्यूमे पिक करेगा या किसी का भी पिक करेगा। तो इसीलिए आप कई बार देखते हैं कि आप कभी कभी बहुत रिज्यूमे पोस्ट करते हैं, बड़ी वेबसाइट्स पे पोस्ट करते हैं, पर आपको कोई कॉल नहीं आती क्योंकि वो एटीएस सिस्टम में रिजेक्ट हो जाता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में ही रिजेक्ट हो जाता है, वो आगे एचआर के पास पहुंच ही नहीं पाता। तो इसमें कोई आपको नेगेटिव होने की कोई बात नहीं है। आपने सिर्फ अपना रिज्यूमे चेंज करना है और अकॉर्डिंग टू द एटीएस पैरामीटर और उनकी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बनाना है, रीडिज़ाइन करना है और आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ें जो है ये जिनको पता होती हैं वो उस हिसाब से अपना रिज्यूमे बनाते हैं और वो इंटरव्यू लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो उनको जॉब भी मिल जाती है। तो अब एटीएस क्या चीज़ है और इसके लिए क्या क्या टिप्स आपको आने चाहिए। आपको एटीएस क्रॉस करना है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम को क्रॉस करना है, तो इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स देता हूँ। उस चीज़ को आप ध्यान रखिए और अपने रिज्यूमे में वो डालिए। तो आपका जो एप्लीकेशन है, आपकी रिज्यूमे है या जो भी आपका बायोडाटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा और आपका जो वो रिज्यूम है वो एचआर के टेबल पे पहुंचेगा और आपको एचआर मैनेजर ज़रूर आपको इनविटेशन देगा इंटरव्यू के लिए और आपको कॉल करेंगे वो इंटरव्यू के लिए। तो इसमें 5 टिप्स है, 5 मेजर टिप्स है, इसके अलावा भी हैं, मतलब 5 जो मेजर टिप्स है आपको ध्यान रखने हैं अपना रिज्यूमे डिज़ाइन करने के वक्त। सबसे पहली जो बात है, आपने अपने रिज्यूमे में कोई भी टेबल नहीं बनाना। मोस्टली इंडिया में रिज्यूमे में हम टेबल बनाते हैं क्वालिफिकेशन का और एक्सपीरियंस का, और ये इंडिया में क्या मतलब 100% रिज्यूमे में टेबल होता ही है, क्वालिफिकेशन का होता है जिसमें आप सारे क्वालिफिकेशन डिटेल्स देते हैं, और उसके बाद होता है अपना वर्क एक्सपीरियंस का टेबल आप बनाते हैं। तो वो नहीं बनाना आपने टेबल फॉर्म में कुछ भी उसमें डिस्क्राइब नहीं करना। कोई भी चीज़ आपने टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं करनी। ये टिप नंबर फर्स्ट है। अगर आपका कोई भी उसमें टेबुलर फॉर्म में कोई चीज़ डिस्क्रिप्शन होगी वो एटीएस में रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो रिज्यूम है आगे एचआर मैनेजर के डेस्क पे नहीं पहुंचेगा, उसके कारण आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी। तो उसके बाद जो सेकंड टिप है, सेकंड टिप भी प्लीज़ नोट करिए। उसमें ऐसे है कि आपने उसमें कोई भी फिगर्स नहीं डालनी, कोई इमेजेस नहीं डालनी, कोई भी आपने कलर नहीं यूज़ करना, कोई भी स्पेशल डेकोरेटिव करैक्टर नहीं यूज़ करना अपने रिज्यूम में। ये चीज़ें भी एटीएस जो है रिजेक्ट कर देता है और आपका रिज्यूमे भी रिजेक्ट हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है वो इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि वो जितनी भी ये इमेजेस और फिगर्स हैं और ये जो हैं कलर्स हैं उसको वो रिजेक्ट कर देता है। उसके कारण आपका रिज्यूमे भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एचआर मैनेजर के डेस्क पे नहीं पहुंचेगा रिज्यूमे। तो इसके अलावा जो थर्ड टिप है, इसके बाद आता थर्ड टिप, उसमें ये है कि आपका फॉन्ट साइज
फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट कौन सा आप यूज़ करते हैं वो भी मैटर करता है। अगर आप कोई ऐसे फैंसी फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं जिसमें कि ऊपर ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं या नीचे डिज़ाइन बने होते हैं, डॉट्स लगी होती हैं, प्लीज़ ऐसा फ़ॉन्ट मत यूज़ करिए। इटैलिक्स भी ना यूज़ करिए, सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ करिए। और फ़ॉन्ट साइज़ भी बहुत बड़ा मत रखिए, सिर्फ 10 से लेके 12 के बीच में रखिए। फ़ॉन्ट साइज़ शुड बी बिटवीन 10 से 12 के बीच में जो साइज़ है। और उसके बाद है जो ज़्यादा बड़ा फ़ॉन्ट मत यूज़ करिए, ज़्यादा डार्क मत करिए, सिंपल जो लेटर्स हैं वही यूज़ करिए। उसके बाद इटैलिक्स मत यूज़ करिए, कोई भी जिसके ऊपर डिज़ाइन बनते हैं फ़ॉन्ट्स के ऊपर वो मत लगाइए, जिन पे डॉट्स ज़्यादा आती हैं वो मत लगाइए। बेस्ट फ़ॉन्ट्स है जो कैलिबरी और एरियल, जो सिंपल फ़ॉन्ट है आप इनको यूज़ करिए। और आप जो ATS है इसमें ही वो उसमें पैरामीटर्स में फिट होता है कि इन्हीं फ़ॉन्ट्स को वो सिलेक्ट करता है, क्योंकि वो सिंपल फ़ॉन्ट है तो वो इजीली जो ATS है समझ जाता है और आपका भी रिज्यूम उसमें सिलेक्ट हो जाएगा और आपको इंटरव्यू कॉल ज़रूर आएगी। तो फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट को ध्यान रखिए। आप मोस्टली कैलिबरी और एरियल यूज़ करिए, एरियल भी सिंपल एरियल, उसमें बोल्ड या ज़्यादा बड़ा मत यूज़ करिए। 10 to 12 फ़ॉन्ट साइज शुड बी 10 to 12। एंड उसके बाद है जैसे कई लोग न्यू टाइम रोमन भी यूज़ करते हैं और भी यूज़ करते हैं, बड़े ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हैं, वो भी मत यूज़ करिए। वो देखने में सिंपल है बट वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है ATS में ट्रैक करने, ATS के लिए उनको कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो और चौथा टिप ये है कि उसमें अपने रिज्यूम में कोई भी एब्रीविएशन नहीं यूज़ करनी, कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करनी। जैसे कुछ लोग अपने डिग्री की शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर देते हैं, प्लीज़ डोंट यूज़ इट, उसको मत यूज़ करिए। आप जो भी क्वालिफिकेशन है अपनी पूरी उसको वर्ड्स में लिखिए। अगर BE यूज़ करना तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यूज़ करना है, ठीक है। MBA यूज़ करना, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करना है, MBA नहीं यूज़ करना। BBA MCA ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं आपने। जो भी है कुछ भी है जो EG भी नहीं यूज़ करना, जैसे EG फॉर एग्जांपल लिखिए उसकी जगह पे। आप उसमें अपने रिज्यूम में कोई भी एब्रीविएशंस मत यूज़ करिए। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि जो हर जगह पे जो हर कंट्री में अपनी एब्रीविएशंस होती हैं, वो हमें नहीं पता। हमें तो समझ आती है इंडिया की जो एब्रीविएशंस हैं, पर बाहर क्या उसका क्या मतलब है हमें नहीं पता इस चीज़ का। और मोर ओवर जो वहाँ पे जो ATS है, ATS के पैरामीटर में वो एब्रीविएशन कैसे वर्क करती है वो हमें नहीं पता, पर वो जो ATS है वो हमेशा पिक करेगा फुल वर्ड हमेशा वो पिक करेगा। इसलिए आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब जैसे कि अगर जॉब क्वालिफिकेशन में उनको मास्टर्स डिग्री चाहिए, अगर उन्होंने पैरामीटर फीड किया हुआ ATS में मास्टर्स डिग्री, तो अगर आप MBA लिख दोगे तो ATS को नहीं पता कि MBA का मतलब मास्टर्स है। तो अगर आप उसमें मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट लिखिए, यहाँ तो मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट है और इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखिए, तब तो वो ATS पिक करेगा। पर अगर आपने MBA लिखा हुआ, आपके पास मास्टर्स डिग्री है बट वो ATS नहीं पिक कर पा रहा, तो इसके कारण आपका रिज्यूम वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा और वो आगे नहीं जाएगा हायरिंग मैनेजर के पास। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके पास MTech है, आप लिख देते हैं ME या MTech, बट वो जो ATS में लिखा हुआ है, ATS में उसमें पैरामीटर्स है कि उन्होंने सिर्फ मास्टर्स डिग्री वाले जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट करना। उसमें अगर वो लिखा है कि मास्टर्स इन इंजीनियरिंग या मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, सो मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, सो वो कभी भी पिक नहीं करेगा अगर वो ME या MTech लिखा हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके पास रिक्वायर्ड डिग्री भी होगी, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी होगी, तब भी आप उसमें रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। कोई भी एब्रीविएशन नहीं यूज़ करनी है आपने। जैसे इंडिया, वहाँ पे अगर उनको हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन का कोई कैंडिडेट चाहिए, हम लिख देंगे HSC, तो HSC तो वहाँ चलता नहीं है, वहाँ पे तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। कोई भी वहाँ पे कैंडिडेट HSC नहीं यूज़ करता, पर हमारे यहाँ पे ये समझा जाता है, पर हम वहाँ पे डाल देंगे तो वो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। जैसे हम PhD लिख देंगे या कुछ और लिख देंगे, तो डॉक्टरेट लिखना, उसके लिए डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन या डॉक्टरेट ऑफ जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो कोई भी उसमें अपनी एब्रीविएशन मत यूज़ करिए। तो उसके बाद है ये था। इसके बाद है पांचवा टिप ये है कि आपने जब भी अपना रिज्यूम बनाना है तो उसमें आपने कैनेडियन नंबर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर। आपने इंडियन नंबर नहीं देना, किसी और कंट्री का नंबर नहीं देना, क्योंकि
मोस्टली जो वहाँ के एम्प्लॉयर हैं वो प्रेफर करते हैं कैनेडियन कैंडिडेट्स को, चाहे वो मतलब उनको एक्चुअली क्या एटीएस में जो प्रेफरेंस है वो कैनेडियन कैंडिडेट्स को होती है, तो उसमें वो कैनेडियन कॉन्टैक्ट नंबर ही उठाएगा। तो उसका उसका सोल्यूशन क्या है? अब लोग कहेंगे कि हमारे पास तो कैनेडियन नंबर नहीं है, तो आप कैनेडियन वर्चुअल नंबर लीजिए, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी उसको ले सकता हो, वो आप उसमें लिख सकते हैं अपने रिज्यूम में, तो वो आपका जो जॉब है इजी कर देगा, आपका जो है रिज्यूम में सिलेक्ट हो जाएगा एटीएस में, और वो एचआर मैनेजर के पास पहुंचेगा, उसके कारण आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और आपको इंटरव्यू कॉल आएगी सबसे पहले, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो इन 5 टिप्स को आप बहुत ध्यान से करिए और इसी हिसाब से अपना जो रिज्यूमे है आप डिज़ाइन करिए, रीडिज़ाइन करिए अपना रिज्यूमे। जो पिछला रिज्यूमे है उसको छोड़ दीजिए, आप रीडिज़ाइन करिए और इसी हिसाब से आप उनको पोस्ट करिए डिफरेंट जॉब साइट्स पे, डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट्स पे, या जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट मिलती है उसमें पोस्ट करिए, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। अगर आपको आज तक सक्सेस नहीं मिली, तो अगर आप ये 5 टिप्स फॉलो करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सक्सेस मिलेगी। बाकी ये मैंने आपको सारे टिप्स अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताए हैं, लोगों के एक्सपीरियंस के बेस पे बताए हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो आप करिए, नहीं बाकी आपकी इच्छा है। उसके बाद है जो इन 5 टिप्स के बाद आपने और एडिशनल क्या करना है। रेज्यूमे के अलावा आपको एक कवर लेटर बनानी चाहिए, जिसमें आप सारा कुछ डिटेल में समझाएंगे कि मैं क्यों यहाँ पे काम करना चाहता हूँ या मेरी क्या क्वालिफिकेशन है। उसमें आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता सकते हैं, और आपकी जो भी आपको रिवार्ड्स मिले हैं या अवार्ड्स मिले हैं, जो भी आपने अचीव किया लाइफ में, आप उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं डिटेल में। ये चीज़ आपने रेज्यूमे में नहीं डिस्क्राइब करनी, ये चीज़ आपने कवर लेटर में डिस्क्राइब करनी है। तो कवर लेटर एक सेपरेट आपने बनानी है, जो आपने जब आप रेज्यूमे सबमिट करेंगे उसके साथ सबमिट कर सकते हैं आप। ये जो कवर लेटर है ये एक तरह की आपकी इंट्रोडक्शन है। रिज्यूमे उसमें सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होगा, अब उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, जैसे मैंने आपको रिज्यूमे बताया आपने उसी हिसाब से बनाना। पर कवर लेटर में आप अपना पूरा डिटेल दे सकते हैं, विद एग्जाम्पल, विद फिगर, विद एनीथिंग, वो आपने सेपरेट बनानी है। इससे जो कवर लेटर, अगर वहाँ पे आपके जो जॉब रिक्वायरमेंट ये नहीं भी लिखा होता कि आपने कवर लेटर बनानी है, तब भी आप उसके साथ सबमिट करिए। आप उसको बनाइए, एक बहुत अच्छी सी कवरिंग लेटर बनाइए और उसको आप उनमें रिज्यूमे के साथ सबमिट करिए, इवन इफ इट इज़ नॉट मैंशनड। अगर ये वो जॉब रिक्वायरमेंट में नहीं भी लिखा हुआ या इंटरव्यू रिक्वायरमेंट में नहीं भी लिखा हुआ, तब भी इसको आप फॉलो करिए। इससे क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब आप हायरिंग मैनेजर आपका कवर लेटर पढ़ेगा, तो एक तो उसको आपके क्वालिफिकेशंस, आपकी एबिलिटीज़, आपके जो भी अवार्ड्स आपने अभी तक जीते हैं, जो भी आपने अचीव किया, उसके बारे में क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। और उसमें जो इम्प्रेशन पड़ेगा कि आप रियली इस जॉब में इंटरेस्टेड है, तभी आपने एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाली है कवर लेटर बनाने के लिए। तो ये आपके जो बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स काउंट होंगे, ताकि उनको ये शो होगा कि आप रियली में हमारे कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है और आपने उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स भी की है, वो आपकी कवर लेटर से शो होगी। ये इसमें मैं कवर लेटर के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो बात है, इसमें जो चीज़ रिज्यूमे में छूट जाती है वो इसमें आप कवर कर सकते हैं। बेस्ट इसका जो बेनिफिट ये है, जब आपका रिज्यूमे एचआर मैनेजर के डेस्क पे पहुंचेगा, तो उसके साथ वो ऑटोमेटिकली आपकी कवर लेटर भी पढ़ेगा। तो कवर लेटर में ये है कि आपकी जो चीज़ें आपकी रिज्यूमे में छूट गई हैं, वो इसमें आपके कवर हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको कभी ये नहीं फील होगा कि मैंने अपनी सारी एबिलिटीज़ या सारी क्वालिफिकेशन वहाँ पे कंपनी के हायरिंग मैनेजर को नहीं बताई। तो और ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन भी देता है, इसमें आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स भी शो कर सकते हैं, हर एक चीज़ आप इसमें शो कर सकते हैं। तो अगर ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये नहीं भी बताया हो कि आपने कवर लेटर देनी है, तब भी आप उसको दीजिए, अपने रिज्यूमे के साथ अटैच करिए। तो इसके बाद और जो चीज़ें हैं वो सबसे, और जो मेन आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जॉब्स आपने कैसे ढूंढनी है उसके बारे में है। सबसे पहले है कि आप जितनी भी जॉब वेबसाइट्स हैं उन पे जाइए और अपना रिज्यूमे पोस्ट करिए, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो जॉब आपको चाहिए उसी हिसाब से आप पोस्ट करिए।
नॉर्मली जो भी आपने जॉब्स लेनी है अपने फील्ड में लीजिए जिसमें आपको एक्सपीरियंस है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस के अलावा कहीं जॉब पोस्ट करेंगे तो वो उसका इफेक्ट नहीं होगा, उससे शो होगा कि आप डेस्पिरेट हैं सिर्फ जॉब लेने के लिए। तो आपकी डेस्पिरेशन शो होगी तो वो उससे कारण किया क्या है कि कंपनीज हैं जो वो डिफेंसिव हो जाती हैं, वो आपको नहीं हायर करेंगे। डोंट शो योर डेस्पिरेशन, अपनी मतलब ये मत शो करिए कि मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या मैं कोई भी जॉब कर सकता हूँ, ऐसा नहीं शो करना। तो इसलिए सिर्फ अपने जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड में आपकी क्वालिफिकेशन है, वहीं पे आप अपना रिज्यूम पोस्ट करिए। तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं जैसे Indeed.ca हैं, उसके अलावा जिप रिक्रूटर है, और एक बहुत अच्छी वेबसाइट है वर्कोपोलिस, इन सब पे आप अपना रिज्यूमे पोस्ट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो वेबसाइट है वो है लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल क्रिएट करिए और उसमें आप अपनी जॉब रिक्वायरमेंट डालिए और आपको इंटरव्यूज आएंगी और आपका रिज्यूमे वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने आपको बताया है। तो लिंक्डइन में एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है इजी पोस्टिंग, इजी अप्लाई, जिसको हम कहते हैं इजी अप्लाई। तो इजी अप्लाई में क्या होता है कि वहाँ पे आप डायरेक्टली अपना रिज्यूम पोस्ट कर सकते हैं। और उसमें ये भी इजी अप्लाई में जो फीचर है कि उसमें ये बताया जाता है कि जॉब पोस्टर कौन है, जो पोस्टर मतलब जो जॉब को पोस्ट करने वाला कौन सा इंडिविजुअल है, कौन सा पर्सन है, उसमें उसके बारे में बताया जाता है या उसके बारे में उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर वो कंपनी का एचआर है या कंपनी का सीईओ है या कंपनी का कोई भी एम्प्लॉई है, किसने ये जॉब पोस्ट किया, उसमें इस चीज़ की डिटेल दी होती है। तो जॉब पोस्टर पे आप जाइए और उसके पता करिए कि कौन जो हायरिंग पर्सन कौन है, वहाँ पे उसकी डिटेल होती है, उसकी ईमेल भी आईडी भी होती है वहाँ पे। तो आप उस ईमेल आईडी पे भी अपना रिज्यूम पोस्ट करिए। उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको क्विक रिप्लाई मिलेगा, आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली जो आदमी इस चीज़ को देख रहा है, जो आदमी हायर करना, जिसके पास अथॉरिटी है हायर करने की, उसके ईमेल में आपका रिज्यूम जाएगा। अगर आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं, वहाँ तो सब लोग अप्लाई करेंगे, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रिज्यूमे आएंगे, आपका रिज्यूम भी वहाँ लाइन में लग जाएगा, फिर वो एटीएस के थ्रू जाएगा, तब जाके आपकी बारी आएगी। बट अगर आप इजी अप्लाई के थ्रू आप जॉब पोस्टर की ईमेल में डायरेक्टली अपना रिज्यूम पोस्ट करते हैं, तो वो डायरेक्टली उसको आपको रिप्लाई करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली उसकी पर्सनल ईमेल आईडी पे जा रहा है, तो वो उसको इजीली स्टडी भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ही लोग अप्लाई करते हैं, हर आदमी उस पर अप्लाई नहीं करता। तो आप डायरेक्ट जो जॉब पोस्टर है उसके ऊपर आप अप्लाई करिए, तो उससे आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। और वो आपका उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आपको जैसे अब लिंक्डइन में मतलब सारे लोग लाइन में खड़े हैं तो आप भी लाइन में खड़े हो जाओगे, तो वो आपका कॉन्फिडेंस नहीं शो करता। पर अगर आप डायरेक्टली जो आदमी है, जो कंसर्न पर्सन है, जो मतलब जो डायरेक्टली आप जॉब को पोस्ट कर रहा है वेबसाइट पे और उसके पास अथॉरिटी है उसको आपको हायर करने की, आप डायरेक्टली उसको अप्रोच करते हो, तो वो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है और आपका कमिटमेंट शो करता है इस जॉब के प्रति कि आप ये जॉब लेना चाहते हैं। और कॉन्फिडेंस इज़ ए वेरी बिग थिंग। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ में ढूंढती है, और वो हमेशा ये देखते हैं कि एम्प्लॉय में कितना कॉन्फिडेंस है अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए आप डायरेक्टली जॉब पोस्टर के ईमेल पे अपना रिज्यूम पोस्ट करिए और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी अटैचमेंट्स हैं, जो भी सामने कवर लेटर है, उसको उस पर पोस्ट करिए। तो आपके जो सिलेक्ट होने के चांसेस है वो पक्का 101% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आपके इंक्रीज होंगे। बाकायदा आपकी इंटरव्यू होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डायरेक्टली आपको हायर कर लेंगे, पर आपके इंटरव्यू मिलने के भी चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेप है जॉब लेने की तरफ है वो इंटरव्यू है आपकी। तो अगर आप डायरेक्टली ईमेल आईडी जो है जॉब पोस्टर की ईमेल आईडी पे आप अपना रिज्यूमे पोस्ट करेंगे, तो आपको इंटरव्यू मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके। तो उसके बाद क्या है कि जब आप सपोज करो आप ईमेल आईडी पे उनके जॉब अपना रिज्यूमे पोस्ट करते हैं, तो उसके बाद जैसे ही आपको इंटरव्यू मिलती है तो आप अपनी इंटरव्यू की प्रेपरेशन पहले से ही करके रखें। ये नहीं कि अगर आप एट द लास्ट मोमेंट की आज इंटरव्यू है आज ही प्रिपरेशन करना है, नहीं, आप पहले ही उसके बारे में आप प्रिपेयर रहिए कि
आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करिए कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी आएगी, और उसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए पहले ही, और आप प्रिपेयर्ड रहिए अपने इंटरव्यू के लिए। ऐसे नहीं करना कि वो एट द लास्ट मोमेंट आप प्रिपेयर करेंगे तो तभी आपको तब आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप पहले से प्रिपेयर करेंगे तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो इंटरव्यू कॉल के बारे में जो है, अब इंटरव्यू कॉल जब आपको आती है तो इंटरव्यू में आपने क्या क्या बात करनी है उनसे, इस चीज़ पे भी आपको वो जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आपको पता है कि इंटरव्यू में आपने क्या बात करनी है, आपने कैसे आंसर देना है। सबसे पहली बात, आपकी इंटरव्यू टेलीफोनिक भी हो सकती है और आपकी इंटरव्यू स्काइप पे भी हो सकती है, और उनका जो भी मेथड होगा वो आपको ऑफिस में भी कॉल कर सकते हैं, ताकि आप ऑफिस में आके इंटरव्यू दीजिए, पर्सन टू पर्सन मीन्स आपसे बात करेंगे वो। और इंटरव्यू कैन भी किसी भी तरह की हो सकती है, वो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, स्काइप के ऊपर इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, और ऑफिस में जाके भी इंटरव्यू देने के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो अब इंटरव्यू में आपने क्या बात करनी है, पहले तो आपने वहाँ पे जाना है हमेशा फॉर्मल कपड़ों में, कभी भी कैजुअल कपड़ों में नहीं जाना वहाँ पे। और आपने हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बड़े महंगे कपड़े पहन के जाने हैं, आपने वो वाले कपड़े पहन के जाने हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो महंगे हो नए हों, वो प्रेजेंटेबल होने चाहिए, देखने में अच्छे होने चाहिए, और फॉर्मल होने चाहिए कपड़े। आप टाई वगैरह लगा के जाइए, चाहे वो कैसी भी इंटरव्यू है, चाहे वो स्काइप पे है, चाहे वो फ़ोन पे है, चाहे वो ऑफिस में है, तो आप हमेशा फॉर्मली ड्रेसअप होके जाएं, और आप अपना प्रेजेंटेबल लुक होना चाहिए आपका। और कभी भी इंटरव्यू को ये मत लीजिए कि लाइटली मत लीजिए। इंटरव्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इंटरव्यू जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जॉब को मिलने में। तो उसके बाद जो है, जब भी आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो आपने इंटरव्यू टाइमिंग से 15 मिनट पहले पहुंचना है। आपने कम से कम 15 मिनट पहले आपने वहाँ पे पहुँच जाना है। अगर स्काइप पे भी इंटरव्यू, आपने पहले ही रेडी हो जाना है, उससे इंटरव्यू से पहले 15 मिनट पहले आपने रेडी हो जाना है। और टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी ऐसे ही करना है। उसके अलावा जो इंटरव्यू में और चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं शो करना। आपने कॉन्फिडेंस शो करना है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आपने शो करना, क्योंकि ये जो हायरिंग मैनेजर होते हैं ये बहुत ट्रेंड होते हैं, ये जज कर लेते हैं कैंडिडेट को देखने से, देख के उनकी बातों से। और अपना एक्सेंट नहीं चेंज करना आपने। एक्सेंट इसका मतलब कि मतलब फेक एक्सेंट में बात नहीं करनी है आपने। जो भी आपने बात करनी है इस भाषा में करनी है कि हायरिंग मैनेजर को आपकी बात समझ आ जाए। फास्ट नहीं बोलना, बिल्कुल धीरे इन द सेंस, मतलब लो वॉइस नहीं, धीरे मतलब कि अपने जो वर्ड्स हैं वो क्लियरली बोल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बात करनी है। बहुत तेज़ नहीं बोलना आपने। बहुत फास्ट बोलेंगे तब भी वो अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। आपने ठीक स्पीड पे अपनी बात करनी है, ठीक तरीके से आपकी बात करनी है। ये नहीं कि अगर आप तेज़ बोलेंगे तो आप जीत जाएंगे। ये कोई रेस नहीं लग रही है, कोई मैराथन रेस नहीं है कि आपने भाग के आगे जाना है। ये आपने पेशेंस से अपनी इंटरव्यू देनी है और टू दी पॉइंट बात करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जितना आंसर देना उतना ही आंसर देना। ज़्यादा आप आंसर देंगे तो आप खुद ही फंस जाएंगे, तब आपको वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपको उसका आंसर भी ना आए। इसलिए टू दी पॉइंट आप बात करिए, जितना आपसे क्वेश्चन पूछा गया उतना ही आंसर दीजिए। डोंट शो ओवर कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस हो बस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। और कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, आपने फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करने, और साथ में बी ऑनेस्ट, जो आपको आता है वही बताइए। और बड़ी बड़ी नहीं छोड़नी वहाँ पे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसी बात नहीं करनी। जो आपकी लिमिटेशंस है उसी के बीच में रह के आप बात करिए, और बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से अपने आंसर दीजिए। जो भी चीज़ आप ईमानदारी से बताइए उनको, तो आपको जॉब पक्का मिलेगी और 100% मिलेगी। ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज वैल्यूड। हमेशा ईमानदारी की बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, बहुत वैल्यू है इस दुनिया में। बहुत ज़्यादा ज़्यादातर लोग ईमानदार लोगों को लाइक करते हैं, तो उसके आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। आप ईमानदारी से इंटरव्यू दीजिए। उसके बाद जो है, जो आपका हायरिंग मैनेजर है उसको हमेशा रिस्पेक्ट करिए। कभी भी उसको उसके साथ अगर उसने कुछ गलत भी बोला, आपको लगा है गलत कि उसने बोला, तो आप उनके साथ गुस्सा ना होइए, और डोंट मीन्स उनको
आप अगर आपको नहीं भी गलत लगी चीज़ तो कोई बात नहीं, आप उसको माइंड मत करिए, उसको छोड़ दीजिए वहीं पे और आप अपनी इंटरव्यू अच्छे से दे के जाइए। बस ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू में, ये भी जो चीज़ें हैं ये आप इनका ध्यान दीजिए। तो उसके बाद जो इंटरव्यू में क्या करना है कि जो अगर आपको पता है कि किसने मेरी इंटरव्यू लेनी है, अगर आपको पता लग जाता है, अगर कई बार तो पता ही नहीं लगता कि वहाँ पे इंटरव्यू किसने लेनी है, अगर आपको पता लग जाता है कि ये बंदे ने मेरी इंटरव्यू लेनी है तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। कई बार होता है कि वो जो इंटरव्यू लेने वाला जो हायरिंग मैनेजर होता है वो काफ़ी पॉपुलर होता है, उसकी वेबसाइट होती है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कई लोग कंडक्ट करते हैं, और कईयों की इंटरव्यूज़ भी ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं कि वो कैसे इंटरव्यू लेते हैं और वो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश कीजिए कि वो कौन आदमी है, कैसा आदमी है, और उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, उसने क्या क्या काम किया अपनी लाइफ में, तो उसके बारे में भी नॉलेज आप इकट्ठे करिए। उससे क्या होगा कि आपको इंटरव्यू दे के प्रिपरेशन में आसानी होगी और आपको इंटरव्यू देने में भी आसानी होगी, और क्योंकि आप उनके बारे में जानते होंगे पहले ही, तो आपको पता है कि कैसा जवाब देना और किस तरह आपसे उस इंटरव्यू को हैंडल करना है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए और तैयारी करिए इस चीज़ की। और उसके बाद जो है, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं आपको उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अब ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, अब ऑनलाइन उनका डाटा सब पढ़िए, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़िए कि उसकी क्या बेनिफिट्स हैं प्रोडक्ट्स में, क्या उसमें स्पेशलिटी है, क्या चीज़, किस चीज़ के कारण वो प्रोडक्ट वहाँ मार्केट में पॉपुलर है, और उसकी क्या वैल्यू है, और उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, और उसमें क्या कमियां हैं। उसके रिव्यूज़ भी पढ़िए कि उसमें क्या क्या कमियां हैं और वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इससे क्या कि इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेंगे और आपको 100% जॉब मिलेगी। तो प्रोडक्ट्स का रिव्यू आप पढ़िए, ऑनेस्ट रिव्यूज़ पढ़िए आप, मतलब कोई भी चीज़ बायस्ड नहीं वहाँ पे बोलना। अगर आप ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन देंगे तो वो आपकी ओपिनियन को वैल्यू करेंगे, आपके जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उनको वो वैल्यू करेंगे और आपको पक्का अपने कंपनी के लिए हायर करेंगे। तो इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये होगी कि आपने इंटरव्यू कैसे फेस करनी है। तो इसके बाद है कि क्वालिफिकेशन और आपकी सर्टिफिकेशन को आपने कैसे मैनेज करना है। पहले तो आप जो है अपनी क्वालिफिकेशन है ऐसी लीजिए जो आपको आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आप जॉब अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई करें तो कंपनी को ये पता होता है कि आप उसके लिए फिट पर्सन है, क्योंकि आपको उसी फील्ड में क्वालिफिकेशन भी है आपके पास, तो आपके पास उसका नॉलेज है। तो कई बार होता है कि कई जगह पे आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस है तो उसके बारे में भी ज़रूर मेंशन करिए उसमें। आपके पास जो जो सर्टिफिकेशंस आपने लिए हुए हैं, जो भी सर्टिफिकेट कोर्स आपने अटेंड किए हुए हैं, उसके बारे में भी आप अपने भी मेंशन कीजिए। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए। तो इसके अलावा जो है आपने जो भी है वहाँ के जो सर्टिफिकेशन के हिसाब से एग्ज़ाम्स है वो भी आप पास कर लें तो बहुत अच्छा है, तो आपको इंटरव्यू में इससे सफलता मिलेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो आप मेरे को कांटेक्ट करके, मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको दे दूंगा। इसके अलावा जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आप इसको, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ जो बेल आइकन आता है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं टाइम टू टाइम नई वीडियोस डालता रहता हूँ तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो इसके अलावा जो है मैं ये आपको एक ऑफ़र दे रहा हूँ कि आपने अगर कनाडा वीज़ा के लिए अपनी फ़ाइल बनवानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर में जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से बनवा सकते हैं। और जो लास्ट ऑफ़र है वो ये है कि ये मैंने एक आपके लिए बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे डिटेल दिए हुआ कि आपने अपनी कनाडा वीज़ा की फ़ाइल कैसे बनानी है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एजेंट और कंसल्टेंट। आप अपने आप अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो इसमें सारे डिटेल दिए हुए, इसमें सब कुछ बताया हुआ कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, उनका स्पेसिमन दिया हुआ है, उनका सैंपल दिया हुआ और कौन कौन से फॉर्म आपने भरने हैं और किस वेबसाइट से वो डाउनलोड करना है, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अगर इस बुक को पढ़ने के बाद भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती
तो इसमें मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे कॉल करके इसके बारे में जो भी आपको क्वेश्चन है उसका आंसर ले सकते हैं, और मैं आपकी पक्का आपकी फ़ाइल बनाने में मदद करूँगा। तो इस बुक की जो कीमत है वो है 450 रुपये, 450 ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या मनी ऑर्डर के थ्रू भेज सकते हैं। मैंने पेटीएम नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप जैसे ही आप आप इस पे पेमेंट भेजेंगे तो मैं आपको ये जो बुक है रजिस्टर्ड पार्सल या कोरियर के द्वारा आपके एड्रेस पे भेज दूंगा। ओके बाय सर, ये बाय दोस्तों, ये है मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ओके बाय।